तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने इस चैप्टर की जिनको बेसिक नॉलेज है, वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें। और जिनको नॉलेज नहीं है, तो वो पहले उस चैप्टर के बारे में उस चैप्टर को पढ़ें और फिर इस वीडियो पे आएँ। तो ज अगर आपने अगर आप इस सेशन पे आए हो, तो इस बात की गारंटी है कि आप आज कुछ सीख के तो जाओगे। तो चलिए देखते हैं, सब बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, वो भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। आपने हमेशा आज तक लीनियर में ही हर चीज़ ट्रीट की है। हर चीज़ आपने लीनियर में ही आपने जीआईएफ में भी ये लीनियर फंक्शन ही देखे होंगे, पर ये जीआईएफ के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसे एक ट्राई दीजिएगा। जब ना आए तब आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को सोचना कैसे है। तो इन क्वेश्चनों को आपको ग्राफ से सोचना पड़ेगा। यानी यानी कि आपको देखिए इस फंक्शन को 0 से 2 में इंटीग्रेट करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने पढ़ा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, वो आपका हर इंटीजर वैल्यू पे इंटीग्रेशन में, अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वहाँ ब्रेक होता है। जहाँ जहाँ आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू देगा, वहाँ वहाँ पे आपको इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होगा। ठीक है सर, समझ गए। तो उससे पहले हमें निकालने हुए कौन कौन से इंटीजर हैं। कुछ लोग 0 से 2 ही इंटीग्रेट कर देंगे कि अच्छा 0 1 2 यही इंटीजर है। 0 पहले 0 से 2 यहाँ पे ये लिमिट दी गई है, या वो तो 0 से 2 की दी गई है, तो 0 से 2 की अगर लिमिट है तो भाई ये इंटीजर वाले यही मानने लग जाएंगे। 0 0 1 2 इंटीजर है, तो मैं 0 से 1 एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा, एक बार 1 से 2 इंटीग्रेट कर दूंगा। जी वो गलत है, वो गलत है। बल्कि आपको ये ध्यान रखना, ये जो यहाँ जो आपको 1 0 से 2 इंटीग्रेशन दे रखा है, ये क्या है? ये अपनी लिमिट होती है, ये एक्स की लिमिट होती है। ये इस फंक्शन की लिमिट नहीं होती है। ये किसकी लिमिट होती है? ये एक्स की लिमिट होती है, एक्स की। आप समझे आप? तो एक्स जो है, जो आपका एक्स है, वो आपका इंटीरियर या नॉन इंटीरियर हो सकता है। पर जब आप एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे, तब जो आपका होल क्वाड्रेटिक है, वो आपके इंटीरियर बनना चाहिए। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एक्स इंटीजर नहीं हो, वो नॉन इंटीजर भी हो सकता है। पर जब आप उस नॉन इंटीजर को उस क्वाड्रेटिक में पुट करोगे, तब क्वाड्रेटिक आपको इंटीजर देगा और पूर्व जीआईएफ वहां पे ब्रेक हो जाएगा। समझे? तो क्या पता 0 1 2 में क्या पता कोई एक्स का नॉन इंटीजर भी हो, क्योंकि इंटीजर तो 0 1 टी ही होंगे, पर क्या पता कोई ऐसे नॉन इंटीजर भी एक्स में हो, जिसपे जब आप x की वैल्यू को पुट करोगे नॉन इंटीजर, तब उस फंक्शन की जो वैल्यू, यानी ये जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, जब यहाँ पे आप किसी x नॉन इंटीजर x की वैल्यू पुट करोगे, तो वो एक इंटीजर बन जाएगा और फिर वहां पे वो जीआईएफ ब्रेक हो जाएगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कि x भी या इंटीजर या नॉन इंटीजर हो सकता है, पर जब आप उसको क्वाड्रेटिक में पुट करोगे, तो क्वाड्रेटिक आपकी क्या बननी चाहिए? इंटीजर। अगर वो इंटीजर बन रही है, तो फिर आपको उसी x पे आपको लिमिट ब्रेक करनी होगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ध्यान रखिए कि ये x की लिमिट होती है, ये वो फंक्शन के लिए होती है। फिर आपको देखना होगा कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर किस किस वैल्यू ऑफ x के लिए इंटीरियर बन रहा है। जिन जिन वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन इंटीरियर बन रहा है, उन उन x पे आपको उस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है? देखिए इसका आपको इतना तो मालूम ही है कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, वो कैसा होता है? वो पैराबोला होता है। तो पैराबोला की आपने क्वाड्रेटिक से वर्टिस निकालना तो सीखी है, वो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए -b/2a अपॉन कॉमा -d/4a। ओके, ये क्या होता है? ये आपका वर्टिक्स और पैराबोला थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो बस b
और 2a आपको मालूम ही है। डी क्या होता है, डी कैपिटल डी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट माने बी स्क्वायर माइनस 4ac है आपको यहाँ पे। तो बस आपने वही पुट कर दिया और फिर जो आपके लिए पैराबोला के जो वर्टेक्स है वो 1/2 कॉमा 3/4 निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बस अब हमने ग्राफ बना दिया। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने एक्स को दिखाया, ये हमारा एक्स है। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 तक। तो हमें ग्राफ भी 0 से 2 ही तक बनाना है, क्योंकि जो हमारी लिमिट है एक्स की वो 0 से 2 ही तक है। तो भैया ना 0 के हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, ना 2 के हमें ज़्यादा राइट हैंड साइड जाना है। हमारा ग्राफ का हमें एनालिसिस 0 से 2 के बीच ही में करना है। 0 से 2 के बीच में ही हमें ग्राफ का एनालिसिस करना है। ठीक है सर। और यहाँ पे उन्होंने वाई कोऑर्डिनेट पे दिखा रखा है कि किन किन एक्स के लिए आपकी ये जो क्वाड्रेटिक है ये इंटीजर होगी। तो यहाँ पे आपका ये हमने क्या दिखा रखा है वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई पे हमने अपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा रखी है और एक्स हमारा 0 से 2 तक है। देखिए 0 से 2 तक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आप देखिए हमने यहाँ पे ये इसकी वर्टेक्स है, देखिए 3/4 और 1/2 पे ये इसकी वर्टेक्स है। पैराबोला की ये वर्टेक्स है। अच्छा अच्छा, एक्स एक्स से जब 1 होगा, 1 2 तो आप बना ही देंगे, है ना। 1 और 2 क्योंकि वो क्वेश्चन ले दिया हुआ है। तो 1 और 2 तो आपको इंटीजर वाले, आपने यहाँ पॉली भीतर क्या 1 और 2 पे इंटीजर आ रहा है, तो जब आप 1 को पुट करोगे तो 1 पे 1 ही आ रहा है और 2 पर भी आपका 2 पर आपका क्या आ रहा है, 2 पर आपका 3 ये दे रहा है। तो क्या ये दोनों इंटीजर हैं, बोलिए। और 0 पर तो आपको 0 दे रहा है, तो वो भी एक इंटीजर है। तो 1 पे 1 दे रहा है, देखिए 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 3 दे रहा है। मतलब x की वैल्यू जब 2 है तब फंक्शन की वैल्यू, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है वो 3 आ रही है। तो क्वाड्रेटिक को हमें 2 पे ब्रेक करना होगा अगर आगे लिमिट होगी। और अगर आप देखिए 1 पे आज x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो क्या है, जो कि क्या है 1 है, जो कि क्या है 1 है। पर आपको सीधे 1 और 3 ही मिला इस क्वाड्रेटिक के लिए। इस क्वाड्रेटिक के लिए आपको इंटीजर क्या मिले, एक तो आपको 0 मिल गया, 1 मिल गया और सीधे 3 मिल गया जब आपने 0 1 2 पुट करा। पर कोई x ऐसा भी तो होगा इस पे, ये जो आपको क्वाड्रेटिक है ये 2 बना रहा होगा, कोई x तो ऐसा होगा ना इस पे क्वाड्रेटिक 2 बना रहा होगा। अब भले वो x इंटीजर हो नॉन इंटीजर हो, उससे हमें थोड़ी ना मतलब, हमें तो ये देखना है फंक्शन कहाँ पे इंटीजर बन रहा है, करीना हमें करीना फंक्शन कहाँ पे इंटीजर बन रहा है। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे इंटीजर बन रही है वो लिखनी है। अब वो एक्स नॉन इंटीजर है कि इंटीजर, उससे हमें नहीं मतलब। अब ये हमें कैसे पता चला कि कोई ऐसा इंटीजर और होगा, अरे भैया 1 और 3 आपको मालूम पड़ गए, अब इनके बीच में एक ही इंटीजर तो बचे हैं 2। 0 भी आपको इंटीजर मालूम है, 1 भी मालूम है, 2 भी, 3 भी मालूम है, तो ऐसे कौन सा इंटीजर बच रहा है 2। तो 2 अगर इस फंक्शन की वैल्यू 2 आनी है तो कौन सा एक्स होगा। तो जो हम लोग यहाँ से निकालें कि अगर इस फंक्शन की वैल्यू 2 आनी तो x जो है वो आपका ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 1 प्लस माइनस √5/2। अच्छा, अब अब ध्यान दीजिएगा, हम वो माइनस वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्योंकि हम लोग पॉजिटिव साइड का ही एनालिसिस कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिव में जा ही नहीं रहे हैं। देखिए हम लोग तो ग्राफ के इधर ही है ना, तो हम लोग तो ग्राफ के इधर ही, हमें इधर वाले एक्स से क्या मतलब। ओके भैया, हमें कहा ही गया है 0 से 2 आपको तक देखना है, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस वाले को निगलेक्ट कर दिया। आएगा माइनस वाला भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस वाला भी एक्स, पर उसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। तो इस एक्स के लिए आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक इंटीजर वैल्यू दे रही है जो कि 2 है। समझिए आप बात में क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे सोचना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एक आपका क्या निकल आएगा, ये आपका एक एक्स और निकला। अब देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स इंटीजर नहीं है, पर एक्स की एक नॉन इंटीजर वैल्यू जो फंक्शन को, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इंटीजर बना रही है। तो इस एक्स पे भी ब्रेक होगा, ये आपने निकाल लिया कि इस एक्स पे भी ब्रेक होगा। ये छुपा हुआ एक्स था, आपको देखिए 1p तो दिख गए, पर ये आपको देखने के लिए आपने क्या करा कि देखो भैया हमारा
1 पे 1 भी आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, तो यहाँ तक अब 3 तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा पाएगी इस फंक्शन की, क्योंकि भैया x की वैल्यू जो मैक्सिमम जा रही है वो 3 है। तो जैसे आप पुट करोगे तो वो 3 आ रहा है, जो कि फंक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी कि भैया x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम 3 ही आएगी उस पे। ठीक है, तो वहीं तक जाएगा। अब भैया जीरो ही आ गया, 1 भी इंटीजर आ गया, 3 भी आ गया, अब इंटीजर कौन सा मिसिंग है? 2 ही मिसिंग है। तो कौन सा x है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 बना रहा है? तो वो आपने x ढूंढ लिया। अब उस x पे आपको ब्रेक करना होगा। तो ये छुपा हुआ x था, समझिए आप बात को। तो यहां से अब आप ब्रेक करेंगे तो अब देखिए क्या बन जाएगा। आपका 0 से 2 था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 0 से 2 ये x की लिमिट है। अब फंक्शन का किस किस x के लिए इंटीजर बना रहा है, उसमें हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो पहले देखो 0 से 1 के बीच में बना रहा है। देखो ना यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए आप, 0 से 1 के बीच में ये आपको इंटीजर दे रहा है। अरे 0 से 1 के बीच में आपको ये इंटीजर दे रहा है। 0 और 1 पे आपका इंटीजर दे रहा है, 0 और 1 पे आपका इंटीजर दे रहा है, तो आपने 0 से 1 एक ब्रेक कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब 0 और 1 के बीच में क्या क्या वैल्यू आ रही है? अब देखिए 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो भी आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच ही में तो रहेगी। बोलिए, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी 0 से 1 से उठा लीजिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी तो 0 और 1 के बीच ही में आ रहा है। आपको इतना ही तो देखना है। इस ब्लॉक के अंदर देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ कहाँ देखना है। इस ब्लॉक के अंदर देखिए, ये जो मैंने बना दिया, देख रहे हैं आप? अब x की वैल्यू की 0 से 1 के बीच में लेनी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या आ रहा है? y भी तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 से 1 के बीच ही में तो आ रहा है। तो 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो क्या होता है? वो 0 होता है। आपका मतलब कि ये जो पूरा है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, वो आपको 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। बोलिए क्लियर है? समझ रहे हैं ना बात को? भैया एक्सिस आपका 0 से 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस क्वाड्रेटिक की कौन कौन सी, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो है, देखिए 0 से 1 में इस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है, 0 से 1 में, 0 से 1 में, अगर आप 0 से 1 में x को रखेंगे, x की कोई वैल्यू लेंगे 0 से 1 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस क्वाड्रेटिक की क्या वैल्यू आएंगी? जो भी वैल्यू आएंगी वो भी तो 0 से 1 के बीच ही नहीं, क्योंकि आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ जो है वो 0 से 1 के बीच ही में जा रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी तो जो y निकलेंगे वे भी तो 0 से 1 के बीच में होंगे। और 0 से 1 के बीच में आपका GIF क्या होता है? वो 0 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है भैया? अब आपको 1 से लेके √5, 1+√5/2 तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 1+√5/2 पर भी इंटीजर मिलता है। अब कुछ बच्चों ने ये गलती की हुई कि उन्होंने 1 से 3 इंटीग्रेट कर दिया होगा, पर एक छुपा हुआ नॉन इंटीजर भी था जिसपे आपका क्वाड्रेटिक आपको इंटीजर दे रहा था, तो ये ध्यान रखना है। तो 1 से लेके 1 से लेके 1+√5/2 तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1+√5/2 तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। बोलिए क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इस पे भी आपका क्वाड्रेटिक इंटीजर आ जाएगा। अच्छा, इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, इस करस्पॉन्डिंग 1 और 1+√5/2 के जितने भी इन दोनों, इनके बीच में जितने भी एक्स होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो क्या 1 और 2 के बीच ही में तो आएगी। देखिए भैया, इनके बीच में आप कोई वैल्यू एक्स के ले लो, वो आएगी तो इन 1 और 2 के बीच में ही इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। मतलब आपको क्वाड्रेटिक क्या देगा? आइदर क्वाड्रेटिक 1 या 2 के बीच में ही कोई वैल्यू देगा। और 1 और 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू दे रहा है, 1 और 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू दे रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालो, अगर 1 और 2 के बीच में आपका कोई वैल्यू हो, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो भी क्या होता है? तो वो 1 ही होता है। तो
प्लस 1 dx। ठीक है, फिर अब आपको नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दोगे, 1 प्लस रूट 5/2 से लेके p तक इंटीग्रेट कर दो, तो बस 1 प्लस, अब 2 से आगे आपको जाना नहीं है, अब 2 से आगे आपको नहीं जाना है। बोलो क्लियर है? इससे आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ से लेके 2 तक आपने इंटीग्रेट कर दिया। और अब इसके बीच में देखिए कि जब आप x को 1 प्लस रूट 5/2 से 2 के बीच में लोगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या देगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कौन सी वैल्यू देगी? वो आपको 2 और 3 की देगी। 2 और 3 के बीच में ही कोई नंबर आपको देगी, है ना? अगर आप 1 प्लस रूट 5/2 से 2 के बीच में कोई भी x लोगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से नंबर आएंगे? वो नंबर दे तो 2 और 3 के बीच के नंबर होंगे। और वही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका उसका हमारा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर होगा, उसके एक्स से करस्पॉन्डिंग हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसकी वैल्यू होगी। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर हम लोग 1 प्लस रूट 5/2 से 2 के बीच में लेते हैं एक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू होगी, तो 2 और 3 के बीच में आएगी। और 2 और 3 के बीच में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू आ रही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 ही होता है। तो आपने यहाँ पे 2 रख दिया, 2 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो अगर आप देखो तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये वाला तो इंटीग्रेशन हो गया आपका 0, और ये वाला आपका इंटीग्रेशन हो गया 1 प्लस रूट 5/2 -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 प्लस रूट 5/2। समझ रहे हो बात को? भैया इतना डिटेल में समझाए, इतना डिटेल में तो कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, इतने डिटेल में कोई नहीं समझा पाएगा। आई होप अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, किस आगे सॉल्व करें, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। और जो आपका फाइनल आंसर है वो आप लोग देखना। देखिए, इसको इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, और उसमें जो फाइनल आंसर है वो आप देखना क्या आ जाएगा। बोलिए क्या आएगा इसका फाइनल आंसर? 5 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। देख लीजिएगा आप लोग, मैंने पास्ट थोड़ा करा है, कोई गलती हो तो, पर कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखना था कि एक्स, देखिए इससे आपको क्या पता चला कि एक्स आपका इंटीजर या नॉन इंटीजर हो सकता है, पर जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की जो वैल्यू है, उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का जो फंक्शन है, वो आपको क्या बनाना चाहिए? वो इंटीजर होना चाहिए। जहां जहां इंटीजर बनाएगा, उस एक्स के लिए आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझ रहे हो ना? ये या फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये आपको क्या देखना है? आपको देखना 1, जैसे 1 और 1 प्लस रूट 5/2 के बीच में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। अब इनके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या वैल्यू देगा? जैसे ही आप ये एक्स पुट करोगे, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 1 से 2 के बीच का ही कोई वैल्यू देगा। जैसे अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाली वैल्यू एक्स की पुट करोगे, इनके बीच में कोई वैल्यू, तो आपको 2 और 1 के बीच में ही कोई वैल्यू देगा। आई में ट्राई करना, इनके बीच में कोई भी एक्स उठा लेना और पुट करना, इनके बीच में कोई भी एक्स उठा लेना और पुट करना, तो वो आपको 1 और 2 के बीच की ही कोई वैल्यू देगा। 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू देगा। अगर मतलब आपका 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू है, तो 1 और 2 के, अगर 1 और 2 का आपको 1 और 2 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने को कहा जाए, तो वो 1 ही आता है, इसलिए हमने 1 dx निकाला। और फिर अगले वाले के लिए भी हमने ऐसे ही किया है। तो आपको ऐसे सोचना है। तो आई विल दिस पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोले पॉज करिए, रीड करिए और फिर ट्राई करिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये आपको फंक्शन दे रखा है, फिर आपको जो भी फंक्शन निकल के उससे अल्फा बीटा गामा निकालना है, जिससे कि हम लोग ऑप्शन ए भी दे सकते हैं। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, तो उसको चलिए ट्राई करते हैं। देखिए जब भी आपको पावर बहुत ज़्यादा मतलब फ्रैक्शनल पावर दिख रही हो तो आपको मन में याद है भैया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर होता है, ये आप धीरे धीरे जैसे सवाल लगाएंगे वो सीखते जाएंगे। तो ऐसे ही भैया मैंने देखा कि यार मेरी पावर्स जो है मेरी फ्लैक्शनल है और ये देखने में इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करते हैं हम इन पावर को पहले क्वेश्चन को थोड़ा देखने में सही करते हैं कि ये देखने में थोड़ा सही लगने लगे क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं कि फ्रैक्शनल पावर्स को कैसे भी हटाएं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स एक्स प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर की पावर 3/, हाँ एक्स की पावर 3/2 में लिख सकता हूँ, प्लस प्लस एक्स की पावर, हाँ एक्स की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। एक मिनट, सॉरी, हाँ एक्स की पावर 1/6 लिख सकता हूँ इसको भी थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले जल्दी से। और नीचे का दे रखा है आपको एक्स ब्रैकेट x1 प्लस एक्स की पावर 1/3 दे रखा है आपको, ये दे रखा है। तो अगर मैं x को अगर मैं x को अगर मैं x को t की पावर 6 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो मैं तो dx जो है आपका 6t की पावर 5 dt आ गया। अब कुछ कहेंगे सर ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने बताया इसका थॉट प्रोसेस क्या है। क्या है थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस ये है कि भैया मुझे अपना फ्रैक्शनल पावर को म्यू क्वेश्चन में नहीं देखना है। आई वॉन्ट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब कहेंगे सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये करना है कि नहीं? आपको ये ऐसे पता चलेगा कि जब आप और भी ज़्यादा सवाल लगाओगे। ठीक है, अब जैसे अभी सवाल लगा रहा हूँ तो आपको पता चला कि अच्छा फ्रैक्शनल पावर ज़्यादा दिख रही हो और क्वेश्चन से मैं ज़्यादा फैमिलियर ना हो पा रहा हूँ, तो मैं उसको अपनी तरीके से सिंप्लीफाई करके एक रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ पहले, इससे मैं आगे तो बढ़ूँ। अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे फर्दर, समझिए। तो क्वेश्चन लगाते जाइए, सीखते जाइए, सीखने का फीस रखिए, ये नहीं कि नहीं हो रहा है अब क्या करूँ, तो सीखेंगे, ठीक है। अब अब आपको मालूम पड़ गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो भी एक मेरा आइडिया हो सकता है कि मैं पावर को अपना सिंप्लीफाई करूं और जिससे मेरा एक ठीक ठाक सवाल दिखने लगे सिंप्लीफाई होने के बाद में। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ वो हो गया, मतलब अगर आप देखो तो मैं x की पावर 1/6 को t लिख सकता हूँ और dx मेरा ये निकल गया। अब बस अब यहाँ आप करते जाओ सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, x को मैंने t की पावर 6 माना है तो x t की पावर 6 हो जाएगा, प्लस 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 का ये t की पावर 4 ही रहेगा। अरे भैया t की पावर 6 रखो x की जगह पे, तो 2 3 या 6, बोलिए x की पावर पे ही रहेगा, हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़िए। और x की पावर 1/6 क्या है, t ही है, अपॉन, अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका x को t की पावर 6 ही ले लीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये बोलिए क्लियर है, क्लियर है ना। ये मतलब मैं देख चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है बस ठीक ठीक। हाँ ये गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे जो था वही मैं सोचूं कि क्या गलती हो रही है, तो ये आपका 2/3 था, ये आपका 2/3 था, सॉरी ये आपका 2/3 था। और हाँ ये आपका 3/4 ही रहेगा, ये आपका, ठीक है अब सब सही है। चलिए अब आगे बढ़े, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब आप आगे बढ़िए। तो अब आपको क्या दिख रहा है, और dx को क्या रखूँ मैं, यहाँ dx था,
dx का बोलोगे 6t की पावर 5 dt। चलिए क्लियर है, ये आपका मल्टीप्लाई में तो है, ये पूरा ब्रैकेट और ये आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ से t की पावर कॉमन निकाल लो तो कैसा दिखने लगेगा। जैसे ही एक t की पावर कॉमन निकालोगे तो ये 6 t की पावर 6 बन जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा, t की पावर 5 प्लस t की पावर 3 प्लस 1। बोलिए होएगा, होएगा। और नीचे t की पावर 6 पहले से प्रेजेंट थी, और 1 प्लस टी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, ये तो आसान है ना। अरे भैया, मैंने यहाँ से टी की पावर कॉमन ले ली और कुछ नहीं किया है, और फिर अब देखिए, ठीक है, इतना आसान है। अब अब आपके ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी की पावर 6। अब आप 6 को निकाल लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन करना है किसका, टी की पावर 5 बचा प्लस टी की प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर तो जो था वो आपका नीचे ही है। ठीक है, और लिख देंगे हम लोग डी टी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा, अगर मैं ऊपर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, किसकी, टी की पावर 5 प्लस टी की पावर क्यूब, मैं इन्हीं में से टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या वैसे टी की पावर क्यूब, टी की पावर, एक मिनट, टी की पावर स्क्वायर कॉमन लिया है, सॉरी टी की पावर स्क्वायर नहीं लेते, पी की पावर क्यूब कॉमन ले लेते हैं। हाँ, तो टी की पावर क्यूब कॉमन लिया है, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। बोलिए सही कर रहा हूँ कि कुछ अभी स्टेप में गलत देखती है ये स्टेप। 1 प्लस टी स्क्वायर, अब 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं हर एक फ्रैक्शन पर, हर एक, और एक पे ये क्या बन जाएगा, 6 इंटीग्रेशन। अब देखिएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी की पावर क्यूब प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्या यही बनेगा इंटीग्रेशन, बोलिए क्या यही बनेगा आपका इंटीग्रेशन। अरे भैया, मैंने क्या किया, मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर को इसके नीचे एक बार भेज दिया, इस वाले इस वाले के नीचे भेज दिया, इस वाले टर्म को, और एक बार 1 प्लस टी स्क्वायर को मैंने 1 के नीचे भेज दिया। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। अब आगे देखते गए क्या करना है, आगे हो रही है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसको इंटीरियर कर दीजिए, क्या होगा 6, ये क्या बन जाएगा, टी की पावर 4/4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स टी ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी लग जाएगा आपका। ठीक है, अब अब टी, अब आपने एक्स को, आपने टी को क्या माना था, आपने एक्स की पावर आपने एक्स को आपने एक्स को टी की पावर 6 माना, तो आपका टी क्या है, एक्स की पावर 1/6 है, तो बस उसको आप पुट कर देंगे इधर। अब यहाँ पे आप x को पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको आंसर x में सब पूछ रहा है। ठीक है, तो 3/2 हो गया, देखिएगा एक सेकेंड, 3/2 हो गया आपका, और ये x की पावर क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। इतनी तो कैलकुलेट कर लो भैया, मैं t की जगह कुछ नहीं रख रहा हूँ, t की जगह मैं रख रहा हूँ x की पावर 1/6 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे t की जगह x की पावर 1/6 रखो, यहाँ पे t की जगह x की पावर 1/6 रखो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में x x का ही सब दे रखा है वेरिएबल, देखिए, इसलिए हम लोगों ने जो t को माना था x की, हम लोगों ने t को माना था x की पावर 1/6, तो हम लोग t को वैसे ही रख रहे हैं, x को रख रहे हैं फिर से। ठीक है, प्लस tan इनवर्स हो गया। ठीक है, tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, 6 tan इनवर्स, क्योंकि 6 आपके ब्रैकेट के बाहर है तो 6 भी एक आएगा, और प्लस प्लस यहाँ पे आप पी को क्या रखोगे, x की पावर 1/6। बोलिए क्लियर, और प्लस सी। अब
अब क्या करना है, अब आपको अल्फा बीटा गामा यहाँ से कंपेयर करके निकाल लोगे। यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब यहाँ से कंपेयर करके निकाल लोगे तो क्या क्या आएगा, देखिए आपका जो अल्फा है, जो आपका अल्फा है वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका 3/2 आ जाएगा। और बीटा क्या रहेगा, बीटा आपका 2/3 आ जाएगा। गामा आपका 6 आ जाएगा और डेल्टा आपको 1/6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व। ठीक है, बोलिए यही आएगा, यही तो आना चाहिए। इंटीग्रेशन करने के बाद कोई इंटीग्रेशन में तो प्रॉब्लम है नहीं, इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान था, है ना। सिर्फ आपको एक स्टेप सोचना था कि एक्स की जगह मैं पावर को, फ्रैक्शन पावर को हटाने के लिए ऐसा कौन सा वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, x इज इक्वल्स टू टी की पावर 6 आपने इंट्रोड्यूस करते हैं। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पे टी की पावर 6 पुट कर दिया। पर आखिरी में फिर आते आते जब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो टी के टर्म्स में था, पर आपको आंसर जो दे रखा है वो x के टर्म्स में कंपैरिजन का दे रखा है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप t को फिर से x से रिप्लेस कर दोगे, पर इस बार t जो है वो आपका x की पावर 1/6 बन जाएगा, है ना। तो वही करना है, देखिए यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करा है, तो बस इन्हीं सब्स्टिट्यूशन का ही आपका खेल है, इन सब्स्टिट्यूशन का ही आपको फिर आखिरी में जाके आपको टी को ये सब्स्टिट्यूट कर देना होगा एक्स के टर्म्स में, क्योंकि आपको एक्स ही के टर्म्स में सब पूछ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू 2/3 होगी, नहीं 2/3 नहीं, हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी अल्फा की वैल्यू आ रही है 3/2। अल्फा बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, बिल्कुल सही है, अगर सेकंड ऑप्शन सही है। अल्फा बीटा प्लस गामा, गामा आपका क्या है, गामा आपका 6 है, हाँ 6 + 1 7 है, बिल्कुल सही है। अब लास्ट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें पूरा कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स, इवन पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है आपसे इन द एक्सपेंशन। ये तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कि है क्या। तो अल्फा बीटा आपने निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है, अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है, तो लिखते हैं कि एक्सपेंशन है क्या, अल्फा इंटू बीटा 1 है प्लस, और क्या पूछ रहा है, एक्स अपॉन गामा, गामा आपका कितना है, गामा आपका 1/6 है, तो 10 यहाँ पे आपको ये ना एक्स अपॉन गामा, गामा आपका 1/6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा और ये आपका ये एक्सपेंशन बन जाएगा, आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और सॉरी सॉरी एक्स अपॉन डेल्टा है, याद रखिएगा एक्स अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू हमने वो ने 1/6 रखी है, मैं डेल्टा को सॉरी से गामा बोल रहा हूँ। तो ये देखिए डेल्टा को आपने 1/6 रखा, एक्स अपॉन डेल्टा करा था तो हमने एक्स अपॉन 1/6 रखा और 6 फिर आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब गामा है, गामा यानी गामा इसकी पावर है, यानी यहाँ पे आप 6 रख दो, क्योंकि गामा की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 6 है, तो आप यहाँ पे गामा की वैल्यू 6 रख दोगे। अच्छा अब इसका आप एक्सपेंशन लिखिए, अब क्या लिखेंगे आप, इसका एक्सपेंशन लिखिए। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा इसका एक्सपेंशन। बायनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका अगर आपको एक्सपेंशन लिखना है तो पहले इसको हम लोग तो ये क्या ऐसे रहेगा, NC0 प्लस 6C1 इंटू 6, देखिए ऐसे हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत बायनोमियल मालूम होगा तो आपके लिए आसानी होगी, ऐसे लिख सकते हैं भैया इसका एक्सपेंशन बायनोमियल के टर्म्स में। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, लिख सकते हो ना। ठीक है, अब तो 6 ठीक है, ये हो गया आपका इसका एक्सपेंशन। पर इसमें आपसे क्या पूछ रहा, इसमें पूछ रहा मुझे बताओ जो हमारी x की जो इवन पावर्स है उनके कोफिशिएंट का ही सम बताओ, उनके कोफिशिएंट का ही मुझे सम बताओ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो x की जो इवन पावर्स इसका निकालने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है,
आपको एक बार x को +1 लेना और एक बार x को -1 लेना। तो देखिए क्या बनेगा, जब आप एक बार x को 1 लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप 1 पुट करिए, यहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप इस पूरे टर्म में 1 पुट करिए। देखिए क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा 7 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c1 इंटू 6 प्लस 6c2 इंटू 6 प्लस, अब चलता चला जाएगा, प्लस c6 6 की पावर 6, अब तो चला जाएगा, ठीक ना। 6c6 इंटू 6 की पावर 6, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमने एक बार x को -1 पुट कर देंगे, एक बार हम लोग x को यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो कर दीजिए -1 पुट, कर दीजिए -1 पुट, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 6 बन जाएगा, फिर 6c0, फिर ऐसे ही आप लोग उसको फिर से ओपन करते चले जाओगे, है ना, पुट पुट करिएगा, है ना। When you will put, you will get, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे x की जगह पे। अब देखिए क्या करना है, अब अगर मैं ये दोनों आपकी क्वेश्चन बन गई, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो जो भी आपके ऑड वाले होंगे टर्म्स, जो भी आपके ऑड वाले होंगे वो तो कट जाएंगे, जो भी आपके ऑड वाले होंगे जिनकी भी पावर x में ऑड होगी वो तो कट जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पर x की पावर ऑड है, उसका जो कोफिशिएंट है वो ये है, और ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, तो ऐसी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर इवन पूछा है तो आपको इसी मेथड से जाना है, कैसे एक्स की पावर एक बार 1 ले लेनी है और दूसरी बार -1 ले लेनी है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो आपके एक्स के ऑड वाले, एक्स के जो ऑड पावर वाले जो हमारे टर्म्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ इवन वाले ही, हमारे एक्स के जो इवन पावर वाले टर्म्स हैं वही बचेंगे। तो जब वो बचेंगे तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, फाइनली जो आपका बनेगा वो 7 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 6 होगा। बोलिए क्लियर है, क्लियर है ना, बोलिए। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ो, वो हमसे पूछ रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स इन द एक्सपेंशन अल्फा इंटू बीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन डेल्टा टू दी पावर गामा। अच्छा ये पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है, तो अब इसके समझते हैं। अब देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है, तो अब देखिएगा, अब जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो आपके इवन टर्म्स 2 बार जुड़ जाएंगे, तो सम ऑफ, मैं यहाँ लिख रहा 2 टाइम्स सम ऑफ इवन टर्म्स, ठीक है। आई होप ये पॉइंट ऑफ ये SE आपको सम ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ, ये आपको क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जो पावर इवन है उसके कोफिशिएंट का सम बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया तो देखिए आपको ये 2 बार ऐड हो जाएंगे, क्या ऐड हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स आपके 2 बार ऐड हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, अब अगर आपको सम ऑफ सिर्फ इवन पावर ऑफ एक्स निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स निकालना है, तो आप क्या कर, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा 2, बोलिए, ये आपका डिवाइड में चला गया 2, क्लियर है ना, ये तो आपका डिवाइड में नहीं चला जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में चला गया, तो ये क्या निकल के आ गया, कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स निकल के आ गया। अब आपसे यही पूछा है, तो देखिए अल्फा, क्या ये यही बन के आ जाएगा, देखिए गामा +1, गामा आपका क्या है, गामा है आपका 6, तो गामा +1 मानी, गामा +1 माने
6 + 1 और गामा -1 आगे दे रखा है, गामा -1 दे रखा है। देखिए गामा यहाँ 6 है ना, तो वही मैंने यहाँ पुट करा है, 6 वही मैंने यहाँ पे पुट करा है। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या दे रहे गामा +1 प्लस गामा -1 अपॉन अपॉन 2 दे रखा है। तो और इसकी पावर क्या दे रखी है, इसकी पावर भी गामा है। तो अगर इसकी पावर भी गामा है तो ये 6 और 6 हो गया, तो ये 7 की पावर 6 और 5 की पावर 6 बन गया, अपॉन 2 बन गया। तो यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे निकालना होता है। तो ये एक तरीका है फाइंड करने का। अच्छा, अब आपसे मान लीजिए इसने पूछ लिया सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स, तो वो कैसे निकालते, वो आप सोचिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो उस पर भी एक अलग वीडियो बन जाएगी। ठीक है, वरना अभी ये वीडियो बहुत बड़ी रहेगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया है, तीनों ऑप्शन एकदम वेल क्लियर कर दिए हैं। कुछ नहीं करना है, जो ये बायनोमियल वाला है इसमें आपको एक्स की वैल्यू एक बार 1 पुट कर देनी है, एक बार -1 पुट कर देनी है। फिर जैसे आप इन दोनों इक्वेशन जो आपकी निकल के आएगी, जब 1 और -1 पुट करने पे उन दोनों इक्वेशनों को आपको ऐड कर देना है। तो सम तो जो इवन पावर ऑफ एक्स के जो ऑड पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, जो आपके करते चले जाएंगे, तो बचेंगे क्या, बचेंगे सिर्फ इवन, बचेंगे क्या आपके कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स ही आपके बचेंगे। पर वो जब आप ऐड करोगे तो वो 2 बार ऐड हो जाएंगे, तो वही मैंने इनको 2 बार लिख दिया है। और फिर इन ऐड हो जाएंगे, तो हमको अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स चाहिए, तो हम लोग इसको 2 को डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमको सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स मिल जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग रीड करिएगा, ये आपको फंक्शन दे रखा है, तो जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको f(x) मिलेगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पर उस फंक्शन की f और 0 पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। फिर आप जो f(x) आपका निकलेगा उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे, फिर आपने g(x) निकालोगे, उसके साथ भी कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। फिर उस फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 आनी चाहिए, और फिर आपको उस फंक्शन को 1/√2 पर उसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर आप उसको इस फॉर्मेट से, मतलब π/k के फॉर्मेट से कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, मैंने लिख रखा है, और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आपने इसको इंटीग्रेट करा, मैंने क्या किया, मैंने जो आपका डिनोमिनेटर का ब्रैकेट था उसमें से मैंने x² कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो आप बेसिक, तो मैंने x² कॉमन निकाल लिया। अगले स्टेप में मैंने x² को इस 3/2 वाली पावर के ब्रैकेट से भी बाहर निकाल लिया। तो जब x² 3/2 वाले पावर के ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो उसको 3/2 पावर इसके पास और आ जाएगी, तो 2 × 3/2 एक्सपोनेंट, बेसिक एक्सपोनेंट लगाया और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने x² को 3/2 वाली पावर वाली ब्रैकेट से भी बाहर निकाल दिया है। तो उसके पास x की पावर x² पहले से था, उसमें हम लोग 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप समझिएगा। हर एक स्टेप को तो डिटेल में से समझाता हूँ, मानता हूँ कोई बच्चों को नहीं आता है तो वो इस कहाँ समझेगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, सर 3/2 कहाँ से आ गया। कुछ नहीं करा है, वो 3/2 वाले पावर के ब्रैकेट से भी उसको बाहर निकाल लिया, इसलिए इसके पास मल्टीप्लाई में इसकी पावर में 3/2 और चला गया है। ठीक है, और x² तो पहले से ही था, समझ रहे हो। तो फिर इसको आप 100 करोगे तो पे कैंसिल आउट, आपका से बचेगा x³। ठीक है, x³ को आपको न्यूमरेटर में भेज देना है, और हर एक और इंडिविजुअल, और उसको आपको इंडिविजुअल फ्रैक्शन में रख देना है। जैसे x³ 1 के नीचे जाएगा, फिर x³ आपका x⁴ के नीचे जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और नीचे आपका डिनोमिनेटर तो वैसे के वैसा ही रहेगा, इसकी पावर 3/2 dx। ठीक है, अब आगे चलिए। अब देखिए, ये होती है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सवाल को देखना कैसे। अब जैसे इस क्वेश्चन में एक देखने की ट्रिक ये है कि अगर आप नीचे वाले को t² पुट करोगे तो ऊपर वाला
टी डी टी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब वो देखिए मैंने नीचे वाले को, इस वाले टर्म को पूरे को टी स्क्वायर पुट कर लिया है। तो ऐसे ही मैं इसको टी स्क्वायर पुट करूँगा। मैंने इसको क्या करा, अच्छा कुछ कहेंगे सर टी स्क्वायर ही क्यों, टी क्यों नहीं पुट करा? तो ये टी स्क्वायर इसलिए पुट करा है ना क्योंकि इसकी पावर 3/2 है। तो 3/2 टी स्क्वायर, तो हमें हमें हमारा जो जो बाई टू वाली पावर का फैक्टर है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको टी स्क्वायर पुट करा है। समझ रहे हो, हमने इसको क्या पुट करा है, टी स्क्वायर। फिर आपको कुछ नहीं, आपने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करो ये अब क्या बन जाएगा, -2 -p/x की, और इस वाले को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, -2x dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t dt की मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते चले जाओ, मैंने -2 कॉमन निकाल लिया जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये बन गया। उसके बाद टी और टू बोथ साइड है तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखोगे आप, तो ये दोनों देखिएगा, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या सेम ही तो लिखे हुए हैं, बस ये माइनस का साइन है। तो दिस इंटू डी एक्स क्या -t/dt के बराबर होगा? तो मैंने वही अगले स्टेप में लिख दिया है, वही मैंने अगले स्टेप में लिख दिया है। और नीचे आपने इस पूरे टर्म को क्या माना था, नीचे आपने इस डिनोमिनेटर को आपने टी स्क्वायर माना था, तो टी स्क्वायर से जो 3/p में जो 2 वाली पावर है वो कैंसिल आउट होगा, कि आपको टी क्यूब ही बचेगा। ठीक है, फिर टी और टी को आपने आगे इंटीग्रेट करा, तो तो आपका ये टी और ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो से आपका बचेगा -1/t²। फिर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t प्लस सी बचेगा। अब 1/t के लिए पे क्या हम लोग यहाँ पे इस या एक्स रख दें, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ सब्सटीट्यूट करा था इसको हम लोग वापस से वहाँ रख देंगे। तो जैसे ही आप टी निकालोगे तो उसकी रूट में पावर निकल जाएगी, इसकी पावर रूट में निकल जाएगी। समझिए क्या कह रहा हूँ, यहाँ से टी निकालना है और टी आपको यहाँ एक्स के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर देना है। क्योंकि अब मुझे वो सर ऐसे को कर रहे हो क्योंकि भैया हमारा जितना भी जो अल्फा, हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, वो एक फंक्शन ऑफ एक्स है ना, वो फंक्शन ऑफ टी थोड़ी ना है। टी तो हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए लिया था। अब हम लोग वापस से अपने उसी पे जा रहे हैं कि जो हमारा नेचुरल क्वेश्चन था उस पे हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा आंसर भी तो एक्सी के टर्म्स में आएगा क्योंकि वो एफ एक्स पूछ रहा है ना कि एफ टी, तो एक्सी वाला आना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखिए, अगर आपको वेरिएबल होते तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको उसी सेम वेरिएबल पे आना होता है जिससे आपने शुरुआत की होती है। ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात होती है। ठीक है, आप आगे चलिए। तो आप क्या दे सकते हो कि जैसे ही आप यहाँ पे, तो ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर, तो टी बनाने के लिए आपको यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, तो वही मैंने लगा दिया। और यहाँ मैंने टी स्क्वायर टी की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि रूट में 1/x² माइनस x² हो जाएगा। इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई करा तो मेरा ये बन जाएगा। देखिए सी और सी वन में कोई फर्क नहीं है, वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो आपका एफ एक्स ये निकल के आ गया। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो एफ एक्स प्लस सी ही तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, तो एफ एक्स तो मैंने निकाल लिया, और ये सी तो आपका सी वन और सी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका एफ एक्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपको कह रहा है एफ एक्स को भी इंटीग्रेट कर दो, अब कह रहा है एफ एक्स को भी इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे ही आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये सब आपको माइंड में मालूम होना चाहिए, आपको दिखने चाहिए कि क्या क्या हो रहा है मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन में। आप ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या बन जाएगा, ये x dx को आप 1/2 dt नहीं लिख सकते हो, x dx को 1/2 dt नहीं लिख सकते हो, तो वही मैं लिख दिया। और x की पावर 4 था तो उसको मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो बहुत ही आसान है, वो होता है 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे x² की जगह टी स्क्वायर है, वो क्या होता है साइन इनवर्स x होता है, x की जगह पे यहाँ पे t है तो वो t रख देंगे, और 1/2 तो आपका बाहर ही है इंटीग्रेशन के।
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया आपका, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इस टी की जगह पे, इस टी की जगह पे आपको फिर से मैंने क्या कहा, अगर इनडेफिनेट का इंटीग्रेशन है तो जिस वेरिएबल से आपने शुरू करा है आखिरी में उसी वेरिएबल पे आप आंसर को रिपोर्ट करेंगे। टी तो हमने बीच में कहीं सब्सटीट्यूट किया है, पर टी से आपका असली क्वेश्चन थोड़े शुरू हुआ था, आपका असली क्वेश्चन एक्स से ही शुरू हुआ था, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी एक्स के टर्म्स में ही आना चाहिए। मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेट में तो चलता है क्योंकि उसमें डेफिनेट आंसर आना होता है, तो वो आप लिमिट बदल लेते हो तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप एक्स का वेरिएबल ले लो चाहे टी का वेरिएबल ले लो, उसमें तो क्या होता है आपका जैसे जैसे वेरिएबल बदलते हैं वैसे वैसे आपके लिमिट्स तो बदलते हैं, पर फाइनल आंसर तो दोनों में सेम ही आता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब आप इंडेफिनिट को के कोई प्रॉब्लम करना, तो जिस वेरिएबल से आपने स्टार्ट किया होता है, तो ये आप मान के चलिए कि उसी वेरिएबल पे आपका एंड आंसर आना चाहिए, बीच में आपने क्या सब्सटीट्यूट करा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब समझिएगा, ये आपने टी था आपका, आपका ये टी था, ठीक है। टी को हमने क्या माना, हमने एक्स स्क्वायर, तो भाई हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब हमसे तो आज जब आप कंपेयर करेंगे तो एफ एस का जो इंटीग्रेशन है वो जी एक्स प्लस सी टू आ रहा है। देखिए अब सी टू और सी कुछ नहीं है, सी टू सी वन ये सब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये सब सी ही आप मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया और आपने टी की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, और ये आपका क्या बन जाएगा जी एक्स, और सी टू ही वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो बचा हुआ क्या होगा आपका जी एक्स होगा। कंपेयर करिएगा ऊपर से जो क्वेश्चन में दिया है, फिर कह रहा है जो आपका जी एक्स है उसमें एक्स को 1/√2 पुट कर दो। अच्छा मैं अगर एक्स को 1/√2 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर आपका 1/2 ले जाएगा। अगर मैं x को 1/√2 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर आपका 1/2 हो जाएगा, तो वही मैंने 1/2 लिख दिया। और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है आपका, पाई/6 होता है, और 1/2 तो पहले से ही था, तो पाई/6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा आपका, पाई/12 भी रहेगा। और वो आपके जो फॉर्मेट में आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है पाई/k के फॉर्मेट में, तो जब वो पाई/k के फॉर्मेट में पूछा तो मैं इसको पाई/k के फॉर्मेट में कंपेयर कर दूंगा और k की वैल्यू निकाल लूंगा। तो उसको मैंने पाई/k के फॉर्मेट में कंपेयर कर दिया, तो हमारी जो k की वैल्यू हो, जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा 12 हो जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है, देखिए पाई/k, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो आई होप कि आपको इस समझ में वीडियो आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मेरी इस वीडियो पे दिया, और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से ज़रूर सीख के गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से।